तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का हमारा 4th लेक्चर। इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, 180 कुछ क्वेश्चंस है। वो पार्ट मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था कल ही। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम करेंगे सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और फिर उस पर कुछ 17-20 सवाल। डेवलपमेंट मीन्स कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसा कैसा पीरियोडिक टेबल हमारे सामने पेश किया और कैसे पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट होती गई साल दर साल, ईयर बाय ईयर। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। पहली लाइन तो सबको ही पता है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। वही अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करना एक टेबुलर फॉर्म में। क्यों? ताकि जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है वो एक ग्रुप में आ जाएं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, डिसिमिलर है, उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सके। ये फर्स्ट लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के बताया था मैंने ये चीज़। ठीक, तो इस पे तो टाइम नहीं देंगे, चलते हैं सेकंड। सबसे पहला साइंटिस्ट आया था लेवोइशियर। लेवोइशियर ने क्या क्लासिफिकेशन दी थी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की। जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स थे ना सारे, उनकी टेंडेंसी थी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। सेकंड ग्रुप में भी सभी मेटल्स थे, उनकी टेंडेंसी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की। तो मेटल्स कौन थे? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो सके। ऑक्सीजन, सल्फ़र, इनकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की फॉर सेम रीज़न। ऐसे ही नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। ओके, तो क्या बताया इसने, इन साइंटिस्ट ने, कि एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स कौन होते हैं? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। ओके, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? वही मेटालॉइड्स के बारे में बताया ही नहीं। मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स क्या थे? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं ना जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको हम मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स बोलते थे। तो उसके बारे में लेवोइशियर ने कुछ नहीं बताया था, तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी। ओके, अगले साइंटिस्ट है हमारे डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोब्राइनर, इन्होंने एक लॉ दिया था। वो क्या बताता था? इन्होंने क्या किया, एक सेट बनाया 3 एलिमेंट्स का। पहली बात, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी। ओके, तो इन्होंने सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए जिनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी। किस बेसिस पे बनाए कि मतलब ऐसे तो बहुत सारे सेट बन जाते हैं ना जिनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। हमें पता है ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो इसने किस बेसिस पे बनाए थे वो सेट? इस बेसिस पे कि जो मिडल एलिमेंट होगा ना, उन 3 एलिमेंट्स के सेट में से जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। फिर से बोलता हूँ, इन्होंने क्या किया, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, पहली बात। दूसरी बात, जो मिडल एलिमेंट था, बीच वाला एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज या अरिथमेटिक मीन के इक्वल था। मतलब 3 एलिमेंट्स मान लो ए बी सी, ये डोब्राइनर्स ट्रायड का हिस्सा हैं। पहली बात, इनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी। दूसरी बात, जो मिडल एलिमेंट बी का एटॉमिक मास होगा वो ए और सी के एटॉमिक मास के एवरेज को इक्वल होगा। मतलब एटॉमिक मास ऑफ बी इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। ये तो पता है ना। 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? 2 + 4/2। 2 और 3 का एवरेज क्या होगा? 2 + 3/2। तो एटॉमिक मास ऑफ ए और एटॉमिक मास ऑफ सी का एवरेज क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। तो क्या किया डोब्राइनर ने, इन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए। किस बेसिस पे? एक तो उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। दूसरी बात,
जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज या अरिथमेटिक मीन के बराबर था। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, स्कैंडियम यट्रियम लैंथेनम, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पोटेशियम रुबीडियम सीजियम। ये सब एग्जांपल्स हैं। अब बोलोगे याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है कि कोई भी डोबराइनर ट्रेड उठा लो, वो पहली बात तो सेम, वो तीनों एलिमेंट्स पहली बात तो सेम ग्रुप के होने चाहिए। दूसरी बात, ए बी और सी इनके एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ बी माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ ए ये बराबर होना चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ सी माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ बी के। क्या ट्रिक है, पहली बात तो तीनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होने चाहिए। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप के से हैं, हाँ फर्स्ट ग्रुप से हैं। एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 8 और 8। हाँ, सेम ग्रुप से भी हैं, एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस भी सेम है, तो ये डोब्राइनस ट्राइड है। आगे देखो, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम सेम ग्रुप से है, हाँ सेकंड ग्रुप से है। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस 18 और 18 का है, तो हाँ ये भी डोब्राइनस ट्राइड है। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये है या नहीं, नहीं क्योंकि सेम ग्रुप से ही बिलोंग नहीं करते। आयरन कोबाल्ट निकल, नहीं सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस आप निकालोगे 18 और 18 आएगा, तो हाँ ये भी डोब्राइनस ट्राइड है। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, अब बोलोगे हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, मैंने बोला था इसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं और 17 ग्रुप से भी मैच करती हैं, इसलिए इसको इस केस में हम 17 ग्रुप का भी मान सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी 17 ग्रुप से भी काफ़ी मैच करती हैं। ओके, तो सेम ग्रुप से आ गए। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 17, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 और 8, तो हाँ सेम ग्रुप से भी हैं और एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस भी सेम है, तो ये भी डोबराइनस ट्राइड है। ऐसे निकालना है, ठीक। और इसकी लिमिटेशंस ये थी कि कुछ 8-9 ट्रेड्स को ये क्लासीफाई कर पाया था, मतलब 8-9 ग्रुप्स को ही क्लासीफाई कर पाया था। जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखे हैं, तो ये कुछ 8-9 को ही क्लासीफाई कर पाया था, तो इनसफिशिएंट थी इसकी क्लासिफिकेशन, मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया। आगे है, अभी मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन दिख रहा होगा, वो मैंने अभी खाना खाया है, तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक। इसके कारण रात के 10 बजे, 10 नहीं 9 बजे हैं मेरे हिसाब से, हाँ 9 बजने वाले हैं, 9 नहीं 21 कितने होते हैं, हाँ 9:39, हाँ 10 बजने वाले हैं। आज खाना भी लेट हो गया और थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, इसलिए पेट से मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, इसलिए लेवल थोड़ा डाउन दिख रहा होगा एनर्जी का, संभाल लो कोई नहीं। आ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या थे, न्यूलैंड बाबा संगीत प्रेमी थे। क्यों, जैसे संगीत के सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर से सा आता है, तो इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, और ये ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर आती हैं। जैसे हर 8th म्यूज़िकल नोट फर्स्ट म्यूज़िकल नोट के सिमिलर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा आ गया, हर 8th म्यूज़िकल नोट फर्स्ट म्यूज़िकल नोट के सिमिलर होता है। उसी तरह जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, तो इन्होंने पाया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होती हैं। यही था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ तक 7 एलिमेंट्स हो गए। आप तो बोलोगे 8वां एलिमेंट्स नियोन आना चाहिए था,
तो जिस टाइम पे ये लॉ बना था ना, उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसी कारण नियॉन को छोड़ो, मतलब नोबल गैसेस को छोड़ो। तो फ्लोरीन के बाद 8वां एलिमेंट आया सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, हाँ, क्योंकि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये था इनका लॉ। जैसे फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, यहाँ पे कार्बन लिख दिया मैंने, क्लोरीन आना था, ठीक। क्लोरीन के बाद फिर पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फिर कैल्शियम, ये लॉ जो था सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, क्योंकि कैल्शियम से 8वां एलिमेंट काउंट करो कौन आएगा, कैल्शियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, स्कैंडियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। मतलब ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके कारण हर 8 नहीं, हर 18th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होने लगती हैं, ठीक। और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जिसके कारण हर 32th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होने लगती हैं। तो मतलब ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, ओके। और जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई उसके बाद तो ये लॉ पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि लिथियम और नियॉन की प्रॉपर्टीज़ तो कहीं से मैच नहीं करती, सोडियम और आर्गन की प्रॉपर्टीज़ कहीं से मैच नहीं करती। तो 2 लिमिटेशंस थी। पहला तो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, क्योंकि बाद में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते थे। दूसरी बात, नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये लॉ पूरी तरह से ही फेल हो गया, ओके। आगे था लोथर मेयर्स कर्व। इनका थोड़ा अच्छा था, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पर फिर भी बाकियों से कंपैरिजन करें तो अच्छा ही था। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। ऐसा था कुछ ग्राफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा। इसमें 4 पोजीशंस हैं। एक तो टॉप पोजीशंस, पीक पोजीशंस, दूसरा डिसेंडिंग पोजीशंस, नीचे आने वाली पोजीशंस, तीसरा बॉटम पोजीशंस, लोअर मोस्ट पोजीशंस, चौथा असेंडिंग पोजीशंस, ऊपर जाने वाली पोजीशंस। आप देख सकते हो पीक पोजीशंस पे कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स, ओके। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ने पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस दे देंगे, पीक पोजीशन किसने ऑक्यूपाई की थी, असेंडिंग किसने, डिसेंडिंग किसने और बॉटम किसने। अगला, डिसेंडिंग पोजीशंस पे आप देखोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। तो मतलब डिसेंडिंग पोजीशंस किसने ऑक्यूपाई की थी, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स ने, ठीक। जो बॉटम पोजीशंस थी वो ऑक्यूपाई की थी मेटलॉइड्स ने और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने, ठीक। जो असेंडिंग पोजीशंस पे कौन है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हैलोजेंस, 17th ग्रुप एलिमेंट्स, ओके। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ था, ऊपर नीचे ऐसा कुछ ग्राफ था। और पीक पोजीशंस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई की थी, डिसेंडिंग पोजीशंस सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई की थी, बॉटम पोजीशंस मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई की थी, असेंडिंग पोजीशंस हैलोजेंस ने ऑक्यूपाई की थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो सेम पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ, पीक पोजीशंस एल्कली मेटल्स ने ऑक्यूपाई की हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम है। असेंडिंग पोजीशंस हैलोजेंस ने, डिसेंडिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स ने। तो जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उन्होंने सेम पोजीशंस ऑक्यूपाई की है, ठीक। अगला एक पॉइंट सुनो कि पीरियड में एटॉमिक वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, लोथर मेयर के कर्व के अकॉर्डिंग या ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो पीरियड में जैसे फोर्थ पीरियड देखो, पहले आता है एस ब्लॉक पहले आते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, फिर सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर मेटलॉइड्स वगैरह और फिर हैलोजेंस आते हैं, है ना, ऐसे ही आते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स, हैलोजेंस। तो आप देख सकते हो एल्कली मेटल्स का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, मेटलॉइड्स का सबसे कम, हैलोजेंस का इंक्रीज़ हुआ। तो सही बात है, पीरियड में वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है। इस पे
MCQ कराऊंगा मैं इस पार्ट में भी, अगले पार्ट में भी, ठीक। बस 2 बचे, मेंडलीव और मॉडर्न, फिर ख़त्म है। जैसे यहाँ तक के क्वेश्चन कराऊँ पहले, इनमें से कौन से डोबराइनस ट्राइड हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं, सेम ग्रुप में ही नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं, सेम ग्रुप में ही नहीं है। ट्रिक से देखो, आराम से आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो है, सेम ग्रुप से भी है और एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस भी सेम है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सेम ग्रुप से तो है, पर एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस देखो। ये 11th ग्रुप के हैं, 29, 47 और 79। डिफरेंस 18 और 32 का है। 12th ग्रुप का एटॉमिक नंबर्स मैंने बोला था, याद कर लो, 30, 48 और 80, फिर 112। तो 11th ग्रुप का क्या होगा, उससे एक एक कम, 29, 47, 79, 111। तो 27, 29, 47, 79 एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस 18 और 32 का है, मतलब सेम नहीं है। तो ये नहीं है डोबराइनस ट्राइड। ओके, हाँ, 3 एलिमेंट्स हैं ABC, डोबराइनस ट्राइड में है वो। A का एटॉमिक मास दिया है, B का एटॉमिक मास दिया है, C का एटॉमिक मास पूछा है कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो जो B का एटॉमिक मास होगा वो A और C के एवरेज के इक्वल होगा। तो 80 B का एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू 35.5 A का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ C को X बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 80 इक्वल्स टू 35.5 प्लस X डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को उधर लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया, 80 इंटू 2 160। 160 बराबर 35.5 प्लस X। तो आप निकाल सकते हो अब कितना आया, X आ गया 160 माइनस 35.5। अगर 40 होता तो 120 आता, 35.5 3.5 और बढ़ा दो इसमें 123.5। देख लो यार कितना आ रहा है। 160 में से 30 घटाओ पहले, तो 160 में से 30 घटाए तो 130 और 5.5 और घटाओ तो 124.5, नियरली 125 के करीब वाला आंसर होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं ओरली करूँगा तो डेसिमल में मिस्टेक हो सकती है। 160 में से 35.5 घटाना है, 124.5 आएगा मेरे हिसाब से। तो 125 के करीब वाला डी ऑप्शन, 127 एग्जैक्ट सेम आए, बी का एवरेज ही आएगा, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली सेम, अप्रॉक्सीमेट आंसर भी आ सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो बी का एटॉमिक मास होगा वो ए और सी के एवरेज के इक्वल होगा। एग्जैक्ट इक्वल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर अप्रॉक्सीमेट तो ज़रूरी होगा। मतलब मान लो एवरेज आया 80, तो ज़रूरी नहीं है बी का एटॉमिक मास 80 ही होगा, 81 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, पर क्लोज ही होगा, ठीक। ऐसे नहीं कि 80 आया हमारा एवरेज निकाल के और बी का एटॉमिक मास है 100, ऐसा नहीं होगा। 81, 82 इतना चलता है, ठीक। XYZ डोबराइनस ट्राइड में है, उनका एटॉमिक मास नहीं 3 एलिमेंट्स हैं वो डोबराइनस ट्राइड में हैं, उनका एटॉमिक मास है ABC, आई मीन XYZ। तो उनमें रिलेशन बताना है। तो Y इक्वल्स टू X प्लस Z बाई 2, वही बीच वाले का बाकी दोनों के एवरेज को इक्वल, Y इक्वल्स टू X प्लस Z बाई 2। तो 2Y, 2 को उधर ले गए, 2Y इक्वल्स टू X प्लस Z। फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन सही है। X को उधर लेके जाओ तो 2Y इक्वल्स टू X प्लस Z बन जाएगा। तो C ऑप्शन सही है। आगे था, कहाँ गया, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ किससे सिमिलर होंगी, उससे नीचे वाले से, एल्यूमिनियम से। ए और बी न्यूलैंड्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो इनके बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मान लो लिथियम और सोडियम है, ये फॉलो करते हैं, हाँ, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 6, नियॉन मत बोल देना, उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुआ था नोबल गैसेस। तो 6 है आंसर। कौन से सेट ऑफ एलिमेंट्स न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं, कैल्शियम तक ही वैलिड था,
ब्रोमीन आयोडीन तक नहीं, वो तो आगे चले गए। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, हाँ ये सही है। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, नहीं गैलियम तो कैल्शियम के बाद आता है। सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, नहीं रुबीडियम तो कैल्शियम के बाद आता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगर जैसे हमने लिथियम से स्टार्ट किया था ना न्यूलैंड्स लॉ, ये बोल रहे हैं अगर नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से 8th एलिमेंट कौन सा होगा, उससे नीचे वाला फॉस्फोरस, सिंपल। जैसे लिथियम से स्टार्ट कर रहे थे ना हम, तो लिथियम से 8th एलिमेंट कौन था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम था। ये पूछ रहे हैं अगर नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे तो 8th एलिमेंट कौन सा होगा, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, उसके नीचे वाला फॉस्फोरस आंसर। कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पूरी तरह से फेल हो गया। डेथ ब्लो मतलब पूरी तरह से उसकी डेथ ही हो गई, कोई अब उसको फॉलो ही नहीं करता था। तो मैंने बताया था नोबल गैसेस 18th ग्रुप एलिमेंट्स, ओके। तो इनर्ट गैसेस, ए ऑप्शन सही है। लोथर-मेयर्स कर्व के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताना है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पीक पे थे, गलत, एल्कली मेटल्स थे। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशंस, सही बात, मैंने बताया था जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो सेम पोजीशंस पे होंगे। ये सी ऑप्शन तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि लोथर-मेयर ने सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम के साथ ग्राफ नहीं बनाया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके साथ भी ग्राफ बनाया था एटॉमिक मास का। वो तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ है, इसलिए हम सिर्फ वो पढ़ते हैं। पर एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कुछ कि उसने एटॉमिक वॉल्यूम के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का भी ग्राफ बनाया था, ठीक। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम वाला ग्राफ है, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास वाला ग्राफ, ठीक। तो एटॉमिक वॉल्यूम इन अ पीरियड पहले डिक्रीज़ करता है फिर इंक्रीज़ करता है, सही बात है। तो बी और डी, बी, सी और डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब चलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे काम करता है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर पे अरेंज करता है। वो क्या बोलता है कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो कुछ इंटरवल के बाद, जैसे लिथियम के बाद कुछ एलिमेंट्स आए, उसके बाद सोडियम आ गया, कुछ इंटरवल्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। जैसे लिथियम के बाद सोडियम आएगा कुछ इंटरवल के बाद, फिर कुछ इंटरवल के बाद पोटेशियम आएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। इसने क्या बोला था कि इसने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। अच्छा, केमिस्ट्री में मास और वेट, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट एक ही चीज़ें होती हैं। फिज़िक्स में मास और वेट अलग अलग होता है ना, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज़ होती है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया था। मतलब इसके अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, तो कुछ इंटरवल्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, ये बोल रहा था ये। मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं इसके अकॉर्डिंग, ना कि एटॉमिक नंबर पे। यही इसका लॉ था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ना कि एटॉमिक नंबर्स। मतलब जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, तो कुछ इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मतलब रिपीट होना शुरू कर देती हैं, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती हैं। कुछ इंटरवल्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ये था इसका लॉ, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसने टोटल, ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देख सकते हो। इसमें इसने टोटल 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था।
इसमें अगर आप काउंट करोगे तो हो सकता है 63 से ज़्यादा हो, क्योंकि ये मॉडिफाई किया गया मेंडलिस्ट पीरियोडिक टेबल है। जो उसने पब्लिश किया था उसमें एग्जैक्ट 63 एलिमेंट्स थे। ये तो लोग मॉडिफाई करते गए तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ते गए, तो हो सकता है इसमें 63 से ज़्यादा हो, पर उसके पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट 63 एलिमेंट्स थे। और उसमें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक, 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट, इसमें एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था मेंडलीव ने। कितने पीरियड्स? 7 पीरियड्स। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स 8 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरा पॉइंट कवर, ग्रुप मतलब वर्टिकल रोज, वही तो 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। अगला पॉइंट, जो ग्रुप 1 से ग्रुप 7 था, आप देखो ये ग्रुप 1, इसमें एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 से ग्रुप 7 था वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड था, ए और बी। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप ए और बी में डिवाइड है, सेकंड ग्रुप ए और बी में डिवाइड है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी। पर जो 8th ग्रुप है वो किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। ठीक, फर्स्ट ग्रुप से 7th ग्रुप 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड था, ए और बी, पर 8th ग्रुप किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। ओके, और जो 8th ग्रुप है उसमें देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और टोटल कितने हैं? 9। और कितने हॉरिजॉन्टल रोज में है? 1 2 3। मतलब जो 8th ग्रुप है उसमें 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 3 हॉरिजॉन्टल रोज में या फिर 3 पीरियड्स में। ठीक, तो पहले ग्रुप से 7th ग्रुप तक हर ग्रुप 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड है, ए और बी। 8th ग्रुप किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं है, उसमें 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 3 हॉरिजॉन्टल रोज में। ठीक, अगला पॉइंट, फर्स्ट ग्रुप सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथियम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जाइरकोनियम, हैफनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। मतलब इन जनरल जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स याद है ना कौन होते थे? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, 18th ग्रुप को छोड़ के। मतलब जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक, आप देख सकते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थे, याद है, लिथियम से लेकर नियॉन तक, इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तो ये सब ग्रुप ए जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स एकदम बीच में थे दोनों सब ग्रुप्स के। मतलब इसमें तो देखो लिथियम को सब ग्रुप ए में डाल दिया है ना, ये मॉडिफाइड वाला है। जो मेंडलीव वाला था उसमें ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के एकदम बीच में प्रेजेंट था, मतलब आधा इधर आधा उधर ऐसे प्रेजेंट था। सिमिलरली बेरिलियम भी, बोरॉन भी, मतलब सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स, नियॉन को छोड़ के, क्योंकि नियॉन तो डिस्कवरी नहीं हुआ था उस टाइम तक। ठीक, क्यों? इस पहली बात तो इसी कारण इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के एकदम बीच में प्रेजेंट था, तो एक तरह से ब्रिज का काम करता था दोनों सब ग्रुप्स के बीच में। और ऐसा क्यों था, इनको ऐसे बीच में क्यों रखा था? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों सब ग्रुप्स से मैच करती थी, ऐसा मेंडलीव को लगा था, इसलिए उसने एकदम बीच में रखा था इनको। प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होने के कारण इसको दोनों सब ग्रुप्स के बीच में रखा था, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को, नियॉन को छोड़ के, इसलिए इनको ब्रिज एलिमेंट्स का नाम दिया था मेंडलीव ने। तो एक बार मैं रीकैप कर देता हूँ पूरे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। एटॉमिक मास पे बेस्ड था, 63 एलिमेंट्स,
को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी। 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे, और ग्रुप 1 से ग्रुप 7 सभी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड थे, ए और बी। ग्रुप 8 किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था, उसमें 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, 3 हॉरिजॉन्टल रोज में। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते थे, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे। लिथियम से, मतलब जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम से नियॉन तक नहीं, लिथियम से फ्लोरीन तक, नियॉन तो उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुआ था, उनको ब्रिज एलिमेंट्स भी बोला था मेंडलीव ने। क्यों? क्योंकि एकदम बीच में प्रेजेंट थे दोनों सब ग्रुप्स के, इनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों सब ग्रुप्स से काफ़ी मैच करती थी, ऐसा मेंडलीव को लगा था, इसलिए उसने एकदम बीच में रखा था इनको। ठीक, अब आप देखो मेन पॉइंट, जो फर्स्ट ग्रुप का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, जिसको हम रोमन नंबर्स में उसने रोमन नंबर्स में लिखा था ग्रुप्स को। जैसे मैं बताऊं, ग्रुप 1 को ऐसे लिखा था उसने, ग्रुप 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे। ठीक, रोमन नंबर्स में लिखा था। सिमिलरली पीरियड्स को भी रोमन नंबर्स में ऐसे ही लिखा था, 1 से 7 तक, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही रोमन नंबर्स में। तो जो इसके फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप ए देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के जैसा नहीं है, एकदम वैसा ही है। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1A फर्स्ट ग्रुप और सब ग्रुप ए, उसको बोलेंगे ग्रुप 1A। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के सिमिलर है। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1A मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के सिमिलर है। सिमिलरली इसका ग्रुप 2A देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के सिमिलर है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे और देखो, ग्रुप 3A बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13th ग्रुप के सिमिलर है। ग्रुप 4A कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 14th ग्रुप के सिमिलर है। ग्रुप 5A 15th ग्रुप के सिमिलर है। ग्रुप 6A 16th ग्रुप के सिमिलर है। ग्रुप 7A 17th ग्रुप के सिमिलर है। और ग्रुप 8A नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि 8th ग्रुप किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया, उसमें नोबल गैसेस को डाला गया, और उन नोबल गैसेस को यहाँ पे 8th ग्रुप के आगे डाला गया। उस ग्रुप का नाम दिया गया ज़ीरो ग्रुप, ZERO या फिर ज़ीरो। तो मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ज़ीरो ग्रुप नोबल गैसेस का था जब वो डिस्कवर हुई और उसको डाला गया बीच में। तो ग्रुप 1A फर्स्ट ग्रुप के सिमिलर था, 2A सेकंड ग्रुप, 3A 13th ग्रुप, 4A 14th ग्रुप, 5A 15th ग्रुप, 6A 16th ग्रुप, 7A 17th ग्रुप, और ज़ीरो ग्रुप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सिमिलर था। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक, आगे देखो, ग्रुप 1B देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 11th ग्रुप के सिमिलर है। ग्रुप 2B देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, 12th ग्रुप के सिमिलर है। ग्रुप 3B देखो, 3B स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, 3rd ग्रुप के सिमिलर है। 4B देखो, टाइटेनियम, ज़ाइरकोनियम, हैफनियम, 4th ग्रुप के सिमिलर है। 5B देखो, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, 5th ग्रुप के सिमिलर है। 6B देखो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, 6th ग्रुप के सिमिलर है। 7B देखो, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, 7th ग्रुप के सिमिलर है। और ये जो ग्रुप 8 है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 8th, 9th और 10th ग्रुप के सिमिलर है। आयरन वाला 8th ग्रुप, कोबाल्ट वाला 9th ग्रुप, निकल वाला 10th ग्रुप। तो मैंने लिखा है 3B 3rd ग्रुप, 4B 4th ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, 5B 5th ग्रुप, 6B 6th ग्रुप, 7B 7th ग्रुप, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 8 था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8 से 10 के सिमिलर था। ग्रुप 1B फर्स्ट ग्रुप,
नहीं, आई मीन थर्ड ग्रुप, और ग्रुप 2B फोर्थ ग्रुप। मैंने सही बोला ना? सॉरी, मैं फिर से बोलता हूँ। 3B थर्ड ग्रुप, 4B फोर्थ ग्रुप, 5B फिफ्थ ग्रुप, 6B सिक्स्थ ग्रुप, 7B सेवन्थ ग्रुप। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का 8th ग्रुप था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8 से 10 के बराबर था। और 1B 11th ग्रुप, 2B 12th ग्रुप। रिकॉल करें फिर से, मैं बोलता हूँ। 5A 15th ग्रुप, 0 ग्रुप 18th ग्रुप, ग्रुप 1A फर्स्ट ग्रुप, 2A सेकेंड ग्रुप, 3A 13th ग्रुप, 4A 14th ग्रुप, 5A 15th ग्रुप, 6A 16th ग्रुप, 7A 17th ग्रुप, 0 18th ग्रुप, 1B 11th ग्रुप, 2B 12th ग्रुप, 3B थर्ड ग्रुप, 4B फोर्थ ग्रुप, 5B फिफ्थ ग्रुप, 6B सिक्स्थ ग्रुप, 7B सेवन्थ ग्रुप। और जो 8th ग्रुप था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8 से 10 के सिमिलर था। ओके, अब चलते हैं इसकी मेरिट्स, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या थी, क्या क्या हमें फ़ायदा हुआ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। पहली बात तो ये पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से, इतने सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। तो इससे क्या हुआ, एलिमेंट्स की स्टडी ईजी हो गई और सिस्टमेटिक हो गई। दूसरी बात, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास डाउटफुल था, मतलब हम श्योर नहीं थे उसका एटॉमिक मास यही है कि नहीं, उसमें करेक्शन की। कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे? यू बेईमान इंसान आलतू फालतू। ठीक, तो यू मतलब यूरेनियम, बेईमान बेरिलियम, इंसान इंडियम, आलतू आलतू मीन्स AU गोल्ड, फालतू मीन्स PT प्लेटिनम। तो यूरेनियम बेरिलियम इंडियम गोल्ड प्लेटिनम, यू बेईमान इंसान आलतू फालतू। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, वैसे तो काम की नहीं है। आप रिडॉक्स रिएक्शन में ये फॉर्मूला पढ़ोगे कि एटॉमिक मास बराबर वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास, या इसको आप मॉडिफाई करके पढ़ते हो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। उसी का एक फॉर्म होता है ये, एटॉमिक मास इक्वल्स टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास। आप रिडॉक्स में पढ़ोगे ये। तो पहले के टाइम पे, मेंडलीव के आने से पहले सोचा जाता था कि बेरिलियम +2 नहीं शो करता, बेरिलियम +3 शो करता था, ऐसा माना जाता था। बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास आपको पता था 4.5 होता है, और बेरिलियम को माना जाता था वो +3 शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं। तो इससे इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, वैलेंसी 3, इक्विवेलेंट मास 4.5, तो 3 × 4.5 13.5। पर जब मेंडलीव ने देखा तो उसने ये पाया कि इस एटॉमिक मास के लिए उसके टेबल में कोई जगह ही नहीं थी। ये जो 13.5 एटॉमिक मास आया, इस एटॉमिक मास के लिए उसके पीरियोडिक टेबल में कोई जगह ही नहीं बन रही थी। तो फिर उसने फिर से एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसने ये पाया कि बेरिलियम +3 नहीं होता, बेरिलियम +2 ही होता है। ओके, तो फिर से री इवेल्युएशन हुई, फॉर्मूला अप्लाई किया गया, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास 2 × 4.5, तो इससे बेरिलियम का एटॉमिक मास आया 9 या फिर 9 AMU। ठीक, तो यहाँ से इस एटॉमिक मास के लिए उसके पीरियोडिक टेबल में जगह थी, तो उसको प्लेस कर दिया गया कहाँ पे, लिथियम और बोरॉन के बीच में। ठीक, लिथियम बेरिलियम बोरॉन ना, तो लिथियम और बोरॉन के बीच में प्लेस कर दिया गया। तो इस तरह से उसने बेरिलियम और बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को, जो कि डाउटफुल थे, उनको करेक्ट किया। तीसरा मेरिट या एडवांटेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, क्या था कि इसने, यार टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्या किया जाए, चलो करते हैं, कि इसने कुछ एलिमेंट्स जो कि अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, एकदम ज्योतिष वाले काम। कुछ 4 एलिमेंट्स थे, गंगा से जमुना तक गैलियम, स्कैंडियम से स्कैंडियम, जमुना से जर्मेनियम तक से टेक्नीशियम। गंगा से जमुना तक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ये उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इनको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में आएंगे, ये सभी आएंगे।
जैसे उसने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि एल्यूमिनियम की तरह ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, ट्राई हैलाइड बनाएगा, मतलब MX3, एक्स हैलोजन है, MX3 फॉर्म की हैलाइड बनाएगा, ट्राई ऑक्साइड बनाएगा या सेस्क्यू ऑक्साइड बनाएगा, M2O3 फॉर्म की ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है ना, तो इसने बताया ये एलिमेंट भी M2O3 फॉर्म की ऑक्साइड बनाएगा। M2O3 फॉर्म की ऑक्साइड को बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक नेचर का होगा, मतलब उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, बेस की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। गैलियम भी एम्फोटेरिक होता है। तो इसने क्या बोला कि फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो कि एल्यूमिनियम की तरह ही ट्राई हैलाइड बनाएगा, सेस्क्यू ऑक्साइड बनाएगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसने उसका नामकरण भी कर दिया था एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है प्रथम, पहला, मतलब इस एलिमेंट से पहले कौन आता है, एल्यूमिनियम, ये मतलब था एका का। उसने इसका नामकरण कर दिया एका एल्यूमिनियम और बोला कि जब भी ये एलिमेंट डिस्कवर हो फ्यूचर में, उसको पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के ही ठीक नीचे प्लेस कर देना। फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ, और जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो IUPAC ने इसका ऑफिशियल नाम पाया गैलियम। क्या पाया, गैलियम। और IUPAC ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो जो प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव ने बताई थी गैलियम के बारे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ गैलियम असल में भी एग्जिबिट करता था, शो करता था। तो इसी कारण उसको पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के ही ठीक नीचे प्लेस कर दिया गया, जैसा कि मेंडलीव ने कहा था। तो इस तरह से उसने गैलियम की पोजीशन को पहले से ही बता दिया था कि हाँ फ्यूचर में ये डिस्कवर होगा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। और कौन से एलिमेंट्स थे जिनको पहले से ही डिस्कवर कर दिया था, मीन्स प्रेडिक्ट कर दिया था। गंगा से जमुना तक गैलियम नाम पाया था एका एल्यूमिनियम, से स्कैंडियम नाम पाया था एका बोरोन, जमुना जर्मेनियम नाम पाया था एका कार्बन जर्मेनियम के ऊपर तो सिलिकन आता था ना, तो नाम पाया था एका सिलिकन। ओके। और टेक्नीशियम, उसके ऊपर क्या आता था, मैंगनीज, तो नाम पाया था एका मैंगनीज। तो गैलियम एका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम एका बोरोन, जर्मेनियम एका सिलिकन और टेक्नीशियम एका मैंगनीज। ठीक, अब चलते हैं कुछ डीमेरिट्स पे। यार टाइम, चलो डीमेरिट्स। पहली बात तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से भी मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजन से भी मैच करती हैं। तो इसमें मेंडलीव की कोई गलती नहीं थी, हाइड्रोजन के खुद के कर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसके लिए दोषी थे। तो ये इसकी पहली डीमेरिट थी। दूसरी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी फिक्स नहीं थी। आइसोटोप्स क्या थे, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, Cl1735, Cl1737। अब एलिमेंट तो सेम है, पर दोनों एटम्स के एटॉमिक मास अलग अलग हैं। एक का है 35 AMU, दूसरे का है 37 AMU। अब मेंडलीव को समझना है क्लोरीन को 35 AMU के बेसिस पे अरेंज किया जाए या 37 AMU के बेसिस पे अरेंज किया जाए पीरियोडिक टेबल में। इन शॉर्ट, वो सभी एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पोजीशन को ये सेटिस्फैक्टरी रूप में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी बात, लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के लिए अलग से ग्रुप नहीं बनाया, इसको भी थर्ड ग्रुप में डाल दिया था इसने। ओके, लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, उसको तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अलग ग्रुप नहीं दिया गया है, थर्ड ग्रुप में डाल दिया गया है। तो इसने भी अलग ग्रुप में नहीं दिया था उसको, ठीक। चौथा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ हम सबको पता है कि सिमिलर होती हैं, फिर भी उनको डिफरेंट ग्रुप में डाला था मेंडलीव ने। जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, कल मैंने बताया था ये नोबल मेटल्स होते हैं, किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं आपस में, फिर भी मेंडलीव ने इनको अलग ग्रुप में डाला था। सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले अलग ग्रुप में थे। सिमिलरली कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते थे, फिर भी उनको सेम ग्रुप में डाला था। जैसे ग्रुप 1A क्या था, लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह। ग्रुप 1B कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह।
तो इन दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। ग्रुप 1A वाले एल्कली मेटल्स हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं। एस ब्लॉक वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं डी ब्लॉक वालों से इन जनरल, और नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1B वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेस रिएक्टिव हैं, कॉइन मेटल्स हैं। ये कॉइन मेटल्स हैं ना, इनके सिक्के बनते हैं, कॉइन मेटल्स या कॉइनेज मेटल्स। तो कुछ सिमिलैरिटी तो है नहीं, एक्सेप्ट एक चीज़ के, ये दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सिर्फ यही, मतलब वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ही इनकी सिमिलैरिटी है, और कोई सिमिलैरिटी नहीं है इनमें। फिर भी दोनों को फर्स्ट ग्रुप में ही डाला गया है। एक फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप ए है, दूसरा फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप बी है, मतलब ग्रुप तो सेम है ना इनका, 1A और 1B वालों का। ओके, तो ये 5वीं थी। छठी, इसने क्या बोला था, एलिमेंट्स को ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेगा। ओके, पर दो एलिमेंट्स के 4 ग्रुप ऐसे थे जो कि इस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करते थे, इसके बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं करते थे। कौन कौन थे वो? RK कंपनी टी आइसक्रीम ठंडा पानी, या फिर RK कंपनी ऑफ टी आइसक्रीम एंड ठंडा पानी। RK मीन्स आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज़्यादा है। मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था ना। आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज़्यादा है, तो आर्गन को पोटेशियम के बाद प्लेस करना चाहिए था, पर आर्गन को पोटेशियम से पहले प्लेस किया गया है। पता है ना, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो आर्गन पहले प्लेस किया गया है पोटेशियम से। कंपनी कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा है, कोबाल्ट को निकल से बाद प्लेस करना चाहिए था, पर कोबाल्ट को निकल से पहले प्लेस किया गया है। टी आइसक्रीम टेलुरियम आयोडीन, टेलुरियम का एटॉमिक मास आयोडीन से ज़्यादा है, टेलुरियम को आयोडीन से बाद में प्लेस करना चाहिए था, टेलुरियम को आयोडीन से पहले प्लेस किया गया है। ठंडा पानी थोरियम प्रोटेक्टियम, थोरियम का एटॉमिक मास प्रोटेक्टियम से ज़्यादा है, थोरियम को प्रोटेक्टियम से बाद में प्लेस करना चाहिए था, थोरियम को प्रोटेक्टियम से पहले प्लेस किया गया है। तो ये थी इसकी डीमेरिट्स। ठीक, अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। एक साइंटिस्ट आया मोस्ले, उसने क्या किया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिए, इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो, और उनको स्ट्राइक कराया कहाँ पे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे या फिर मेटल्स की सरफेस पे। क्या हुआ, इससे एक्स रेस निकली। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स की सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो एक्स रेस निकलती हैं। उसके बाद उसने क्या किया, 2 ग्राफ बनाए। पहला तो उस एक्स रेस की फ्रीक्वेंसीज़ का एटॉमिक मास के साथ, दूसरा एक्स रेस की फ्रीक्वेंसीज़ का एटॉमिक नंबर्स के साथ। पहला ग्राफ था रूट म्यू, म्यू है फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻⁸ हर्ट्स अप इंटू एटॉमिक मास का। दूसरा ग्राफ था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻⁸ हर्ट्स, हर्ट्स यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, वर्सेस एटॉमिक नंबर का। जो पहला ग्राफ था एटॉमिक मास वाला, वो काफ़ी जिगजैग आया, मतलब रेगुलर कोई पैटर्न शो नहीं हुआ। पर जो एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ था वो एकदम स्ट्रेट लाइन आया, मतलब एकदम लीनियर। एटॉमिक मास वाला नॉन लीनियर ग्राफ था, एटॉमिक नंबर वाला लीनियर आया। तो यहाँ से मोस्ले ने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेस मेटल्स की ही निकली थी, मेटल्स से ही निकली थी ना, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। यहाँ से ये उसने ऑब्ज़र्व किया था। फिर उसने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसने कंक्लूड किया कि जो बाकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना कि जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ना कि एटॉमिक मास। मतलब जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कुछ इंटरवल्स के बाद, कुछ गैप्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक, काफ़ी सिंपल है, ये सब तो पहले से ही पता था। और इसमें 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ये तो कितनी बार बता दिया है। और ये एटॉमिक नंबर्स पे बेस है, दूसरी बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी बेस्ड है। ओके, एटॉमिक नंबर पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे।
तो यहाँ से हमने पाया था ना कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के साथ लीनियर ग्राफ बनाती है, स्ट्रेट लाइन। मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये है म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट या फिर एक्सरेज, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, जेड है एटॉमिक नंबर। ठीक, अरे यार ठीक ठीक हट गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होगी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल आएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर ए इंटू जेड माइनस बी एक रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। ठीक, अब एनसीईआरटी की कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस। कितना हो गया है? 50 मिनट। पहली बात मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, 1800 तक 31 एलिमेंट्स नॉन थे। मैंने 1830 बता दिया था उस दिन, 1800 था एग्जैक्ट डाटा। 1800 तक 31 एलिमेंट्स नॉन थे, और 1865 तक आते आते 1860 ऑलमोस्ट आते आते नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डबल से भी ज़्यादा हो गए, 65 आई मीन 63। ओके, एक और साइंटिस्ट था डी चैनकोर टॉइस। सिर्फ एक लाइन दी है एनसीईआरटी में इसके बारे में, हमें भी यही याद रखनी है कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, और किस फॉर्म में? क्यूबिकल फॉर्म में, ये याद रखना। सॉरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इसने सिलेंड्रिकल टेबल बनाया था एलिमेंट्स का। ठीक, पहली बात, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। दूसरी बात, सिलेंड्रिकल टेबल बनाया था इसने। बाकी जैसे मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबुलर फॉर्म में है ना, इसने सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया था एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था और सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया था। जो न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था ना, सुर वाला, सारेगामा वाला, उसके लिए उसको डेवी मेडल मिला था बाय रॉयल सोसाइटी लंदन। कर लेना याद, कोई बात नहीं। और ये जो पॉइंट है इस पे जेई मेंस में सवाल आ चुका है, थ्योरी वाला पॉइंट है, एकदम एनसीईआरटी की लाइंस के बीच में से क्वेश्चन उठाया था, तो याद रखना पड़ेगा कि जो मेंडलीव है उसने बैरोमीटर इन्वेंट किया था एक, जो काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट देता था। पहली बात, बैरोमीटर इन्वेंट किया था। और जो इंटरनेशनल ब्यूरो है ना वेट्स एंड मेजर्स का, उसका वो डायरेक्टर भी रह चुका था। तीसरी बात, जिस टाइम पे उसने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस टाइम पे उसने पीरियोडिक टेबल दिया था ना अपना, मेंडलिस्ट पीरियोडिक टेबल, उस टाइम पे एटम का स्ट्रक्चर नॉन ही नहीं था। इसी कारण इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल देना उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात थी। इसलिए जो आज का पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं ना, उसका ऑलमोस्ट सारा श्रेय मेंडलीव को ही जाता है, क्योंकि उस टाइम पे एटम का स्ट्रक्चर नॉन भी नहीं था, फिर भी उसने इतना सिस्टमेटिक टेबल दे दिया था हमें, पीरियोडिक टेबल। ओके, एक यूरेनियम की ओर होती है, और पता है ना कि यूरेनियम नेचर में काफ़ी फॉर्म्स में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जिन जिन फॉर्म्स में पाया जाता है उनको बोलते हैं ओर, जिनसे अच्छी खासी क्वांटिटी में यूरेनियम को निकाला जा सकता है। ठीक, तो यूरेनियम का एक और होता है पिच ब्लेंड, उसमें दो और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिनियम और प्रोटेक्टियम। एक्टिनॉइड सीरीज़ के पहले दो एलिमेंट, एक्टिनियम तो डी ब्लॉक का है, प्रोटेक्टियम एक्टिनॉइड सीरीज़ का है। तो ये दो एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं उस ओर में, पिच ब्लेंड में, याद रख लेना। ठीक, एटॉमिक नंबर जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, ये क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में, सबको पता है। ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं? कि उनकी जो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होती है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर सेम होगा। एक सेकंड, हाँ, जैसे फर्स्ट ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1,
तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहती है, सबका इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब सेम है, इसी कारण। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलें आगे। 5s2 5p5 तो मैंने कल ही बता दिया था, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है, तो p ब्लॉक पीरियड 5 ग्रुप 16, जिसको आप 6a भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा होगा p ब्लॉक 5s2 5p5 है, सॉरी 5s2 5p5 है। तो p ब्लॉक ग्रुप पीरियड 5 और ग्रुप 7+10 17 17th ग्रुप, जिसको आप 7a भी बोल सकते हो। 7a यहाँ पे लिखा ही नहीं है, इसका आंसर है p ब्लॉक पीरियड 5 और 7a ग्रुप मीन्स 17th ग्रुप। ओके, पीरियड 4 में ये एलिमेंट, और 1b याद है कौन था, वही कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर था 4th पीरियड में, हाँ कॉपर ही था 4th पीरियड में, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, याद है ना, एक्सेप्शन थी 3d10 4s1, बी ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स याद करना है, 94 होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है 94। बीच वाला बाद में करेंगे। नंबर ऑफ फैमिलीज़ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फैमिलीज़ ग्रुप को ही बोलते हैं, ग्रुप का ही एक अल्टरनेट नाम है फैमिलीज़। जैसे 16th ग्रुप ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। 17th ग्रुप बोरॉन से फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन फैमिली या हैलोजेंस फैमिली। 13th ग्रुप बोरॉन से स्टार्ट होता है, बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन फैमिली। 18th ग्रुप हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम फैमिली या नोबल गैसेस फैमिली। ऐसे तो फैमिलीज़ मतलब ग्रुप्स का ही पूछा है, 18 होते हैं। कौन सा नेम एसोसिएटेड नहीं था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूलैंड्स तो था, लोथरमेयर भी था, रदरफोर्ड नहीं था, उसका तो कहीं नाम नहीं है। प्राउट भी एक था, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। इसने पता क्या बोला था, ये तो अलग ही लेवल का वो होता है ना, आज रात अपन 4 बजे तक पिया, वो वाला काम किया था इसने। इसने बोला था कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने हैं, बात ही ख़त्म। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है ना, तो मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है 20 AMU, तो प्राउट के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट 20 हाइड्रोजन एटम से बना है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है 15 AMU, प्राउट के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट 15 हाइड्रोजन एटम से बना है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी कि कोई भी एलिमेंट, कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से थोड़ी बने हैं, ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी बोलना। इसने क्या बोला था, सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने हैं। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 20 AMU, मतलब वो एलिमेंट 20 हाइड्रोजन से एटम से बना है। 18 AMU मतलब वो एलिमेंट 18 हाइड्रोजन एटम से बना है। तो ये था इसकी थ्योरी, यूनिटरी थ्योरी भी बोलते हैं इसको, जो कि एकदम फेल ही हो गई। प्राउड तो गायब ही हो गए अपने हाइड्रोजन को लेके। ठीक, अब चलते हैं, लिथियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे क्या बनेगा। तो जैसे लिथियम +1 शो करता है, ऑक्सीजन -2 शो करता है, तो कंपाउंड बनाते समय इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है, तो यहाँ 2 यहाँ 1, Li2O लिथियम ऑक्साइड, ऐसे। ठीक, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम पे +2 होता है, नाइट्रोजन जनरली -3 शो करता है। कंपाउंड बनाते समय ये चार्ज को इंटरचेंज कर दो, Mg3N2, ऐसे मैग्नीशियम नाइट्राइड। सिमिलरली फॉस्फोरस, फॉस्फोरस +3 शो करता है, फ्लोरीन -1 शो करता है। फॉस्फोरस +3 भी शो कर सकता है, -3 भी शो कर सकता है, क्या क्या शो करता है बाद में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस +3, फ्लोरीन -1, तो PF3 इंटरचेंज करके। सिलिकन +4, ऑक्सीजन -2, कट सकती है ना, मतलब 2 के टेबल से कट सकती है, तो काट दो।
+2 और -1, तो इंटरचेंज कर दो SiO2। एलुमिनियम +3 आयोडीन -1, तो Al(I3) इंटरचेंज करके। Z = 71 और फ्लोरीन, तो 71 था ल्यूटेटियम, ये +3 शो करता है। कैसे शो करता है, डी ब्लॉक में पढ़ेंगे या F ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक, देख लो ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, जब ये छोड़ो बाद में देखेंगे। तो ये +3 शो करता है, फ्लोरीन -1 शो करता है। इंटरचेंज करेंगे Lu पे 1 और F पे 3, LuF3। जीनॉन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन, जीनॉन की मैक्सिमम क्या थी, +8 बताया था पी ब्लॉक में। ऑक्सीजन जनरली -2, कट सकता है, काट दो। जीनॉन +4 रह गया, ऑक्सीजन -1 रह गया, तो इंटरचेंज करके Xc1O4 या XeO4। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। पार्ट 2 में मिलेंगे, जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखा है इससे पहले ही, तो उसमें मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।